बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डीमिनरलाइजेशन और डीआयनाइजेशन। यानी कि मिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन यानी कि हम मिनरल्स रिमूव कर रहे हैं, और डीआयनाइजेशन यानी कि हम आयंस रिमूव कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम आयन एक्सचेंज रेजन्स यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने उसमें जियोलाइट यूज़ किया था, तो ये उसी तरह ये भी जो है एक आयन एक्सचेंज करने वाला प्रोसेस है, जिसमें हम आयन एक्सचेंज रेजन्स यूज़ करते हैं, और इन आयन एक्सचेंज रेजन्स को यूज़ करते हुए हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। इसमें भी आयन एक्सचेंज होंगे। तो होता क्या है कि आयन एक्सचेंज रेजन्स जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, और लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स विद माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल जियोलाइट जो होते हैं वो पोरस होते हैं, और सिंथेटिक जियोलाइट जो होते हैं ये नॉन पोरस होते हैं। तो हमने वहाँ पर बात की थी सिंथेटिक जियोलाइट्स की, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की या ऐसे आयन एक्सचेंज रीजन्स की जो पोरस है। ठीक है, माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर यानी कि बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उनके अंदर। और ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि आयन एक्सचेंज रीजन्स की अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आपने उसमें बताना है कि ये चीज़ें जो होती हैं इनसॉल्युबल होती हैं, क्रॉस लिंक्ड होती हैं, और लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो जो फंक्शनल ग्रुप उसके साथ लगा हुआ होता है ना, यानी कि आयन एक्सचेंज रीजन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसमें कैपेसिटी होती है कि वो अपना आयन एक्सचेंज कर सके। जिस तरह से हम लोगों ने सोडियम जियोलाइट की बात की, वहाँ पर सोडियम चेंज हुआ था, इस तरह यहाँ पर भी इसके साथ कोई ना कोई ऐसा ग्रुप अटैच हुआ हुआ होता है। अगर हम बात करें एसिडिक ग्रुप की, तो एसिडिक ग्रुप में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। तो ये वाले ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास टेंडेंसी है कि वो आयन एक्सचेंज कर सके, अपने के टाइन्स एक्सचेंज कर सकें। जबकि अगर हम बात करें बेसिस की, तो कुछ ऐसी बेस ग्रुप्स जो हमारे पास हैं, जैसे कि हमारे पास अमाइन का ग्रुप होता है, इसी तरह हमारे पास हाइड्रोक्सिल का ग्रुप होता है, इनके पास कैपेसिटी है कि ये आयन एक्सचेंज कर सकें। तो आयन एक्सचेंज करने वाले जो रेजन्स होते हैं ये जनरली सिंथेसाइज्ड होते हैं, सच एज स्टायरीन, डाइविनाइल बेंजीन, कोपोलिमर। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डीमिनरलाइजेशन या डीआयनाइजेशन करने के लिए हम लोग जो मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज रीजन्स। और आयन एक्सचेंज रीजन्स में दो टाइप्स के हो सकते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। एसिडिक की अगर हम बात करें तो वो होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या फिर सल्फोनिक एसिड के ग्रुप्स। और अगर हम बात करें बेसिक की, तो वो होंगे अमाइंस, यानी कि NH3 NH2 वाले ग्रुप्स। या फिर हम बात कर सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल भी एक बेस है। ठीक है, तो ये वाले ग्रुप्स हो सकते हैं जो आयन एक्सचेंज करने में हमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोपोलीमर्स होते क्या हैं। The copolymers has the structure of alternate styrene and divinyl benzene units with the aromatic rings bearing the substituents of acid or base functional groups such as sulfonic acid और carboxylic acid, या फिर substituted amines, यानी amines लगे हो सकते हैं। कोपॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर होता है ये अल्टरनेट स्टायरीन, या फिर हम कह सकते हैं कि डाइविनाइल बेंजीन यूनिट्स की तरह का होता है। यानी कि या तो अल्टरनेट स्टायरीन होगा, और क्या होगा कि डाइविनाइल बेंजीन के यूनिट्स लगे होंगे एरोमेटिक रिंग के साथ। एरोमेटिक रिंग हम कह रहे हैं बेंजीन रिंग को। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं एरोमेटिक रिंग। और क्या होता है, साथ एसिड या बेस का कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। यानी कि बेस हमने पढ़े हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे, अमाइंस के या फिर हाइड्रोक्सिल्स के। जबकि एसिड फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड। तो अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल देखें, तो इसमें यहाँ पर हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग जो है प्रेजेंट है। एरोमेटिक रिंग ने जो है वो एक एसिडिक फंक्शनल ग्रुप साथ अटैच कराया हुआ है। ठीक है, और ऊपर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, यहाँ पर एक कार्बन को छोड़कर एक कार्बन के साथ एक एरोमेटिक रिंग अटैच है, इसलिए हम लोगों ने इसको कहा कि ये एक डाइविनाइल बेंजीन यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की, प्रोसेस किस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मिनरल आप रिमूव कर सकते हैं, बेशक वो केटाइनिक है बेशक वो एनाइनिक है, आपने बस रिमूव करना है वाटर सैंपल के अंदर से जो भी चीज़ इम्प्योरिटी कॉज कर रही है। ठीक है, तो फिर वही बात दोबारा यहाँ पर आ गई कि जो है वाटर सैंपल को पहले हम पास कराते हैं एक कॉलम से, जिसको हम कहते हैं केटाइन एक्सचेंजर। यानी कि पहले उसके केटाइन एक्सचेंज होंगे, और जहाँ पर केटाइन एक्सचेंज होंगे यहाँ यकीनन वहाँ पर केटाइन एक्सचेंज रीजन प्रेजेंट होगा जो केटाइन को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि उससे केटाइंस रिमूव हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको पास कराएंगे, दिस causes the removal of cations by ion exchange process but renders the water sample acidic। अब क्या होगा कि केटाइन रिमूव हो गए, अब वो एसिडिक रह गया। अब केटाइन एक्सचेंज रीजन्स के बाद हम लोग क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलेशन या फिर सल्फोनेशन ऑफ स्टायरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपोलिमर्स के थ्रू क्या करेंगे, नेक्स्ट रिमूव कराएंगे। अब केटाइन किस तरह से रिमूव हुआ है उसका उन्होंने पहले प्रोसेस बता दिया कि यहाँ पर हमारे पास RH पॉजिटिव प्रेजेंट था, उसमें हमने क्या किया, 2RH का पॉजिटिव का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई आयन एक्सचेंज रीजन प्रेजेंट था। हमने कैल्शियम के आयन उसने ऑब्जॉर्व किए, जब उसने कैल्शियम के आयन ऑब्जॉर्व किए तो उसने हाइड्रोजन जो है वो वाटर में ऐड कर दी, और कैल्शियम आयन जो है वो
खुद एब्जॉर्ब कर ले। जिस तरह हम लोगों ने वहाँ पे किया था कि सोडियम जो है उसने सोडियम जो है वो वाटर में चली गई थी और उसकी जगह पे जो कैल्शियम आयंस थे वो सोडियम की जगह पर लग गए थे और हमने उसको रिमूव करा लिया था। यहाँ पर भी हमने वैसे ही किया कि यहाँ पर जो आयन एक्सचेंज केटाइन एक्सचेंज जो रीजन था वो प्रेजेंट था, उसने क्या किया, कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया और केटाइन को एक्सचेंज कर लिया, यानी आयन एक्सचेंज कर लिया, केटाइन एक्सचेंज कर लिया, इसलिए हमने इसको कहा कि केटाइन एक्सचेंजर है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसी तरह सेम एज अगर हम मैग्नीशियम की बात करें कि अगर यहाँ पर कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम हो तब भी सेम प्रोसेस होगा कि जो केटाइन एक्सचेंजर होगा ये अपना केटाइन जो है इसको दे देगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ चले जाएंगे और मैग्नीशियम जो है इसकी जगह पर आकर अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा, उसके रिजल्ट में भी हाइड्रोजन जो है वो वाटर में ऐड हो जाएंगे। द एक्सचेंज ऑफ एनी मेटेलिक केटाइन कैन बी रिटन एज, मतलब कोई भी मेटेलिक केटाइन हो, बेशक कैल्शियम हो, बेशक मैग्नीशियम हो, बेशक सल्फेट हो, कुछ भी हो, आप उसको इस तरह से उसको शो कर सकते हैं। सल्फेट तो सॉरी नेगेटिव होगा यानी एनाइन होगा, तो हम यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव जो भी चीज़ इम्प्योरिटी कॉज करिए, मोस्टली हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम को इस तरह से रिमूव करा सकते हैं और इसकी इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस पानी को जिसमें से केटाइंस रिमूव हो चुके हैं हम लोग इसको निकालते हैं और इसको जो है वो पास कराते हैं एनाइन एक्सचेंजर से। सेम एज जैसे केटाइन एक्सचेंजर का हम लोगों ने बताया, सेम एज एनाइन एक्सचेंजर में क्या होगा कि एनाइंस एक्सचेंज हो जाएंगे और ऐसे एनाइंस जो इम्प्योरिटी कॉज कर रहे होंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब यहाँ से हमने केटाइंस को रिमूव करा यानी एक्सचेंज करा लिया था तो वाटर जो है वो एसिडिक हो गया था क्योंकि उसमें से केटाइंस रिमूव हो गए थे। अब आइन एनाइन एक्सचेंजर में क्या होगा कि एनाइंस भी रिमूव हो जाएंगे तो वाटर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसकी अगर आप थ्योरी पढ़ के देखें उसमें भी यही है, हम लोग रीड करके देख लेते हैं। द एसिडिक वाटर कमिंग आउट ऑफ द केटाइन एक्सचेंजर इज देन फेड टू द कॉलम कॉल्ड एनाइन एक्सचेंजर विच इज पैक्ड विद एनाइन एक्सचेंज रीजन्स। क्या है, एनाइन एक्सचेंज के रीजन्स लगे हुए हैं, उसको पैक हुआ हुआ है जो है एनाइन एक्सचेंज रीजन्स में। अब क्या होगा कि वाटर जब पास करेगा उसके अंदर से तो क्या होगा, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे प्रोसेस के थ्रू और वाटर जो होगा वो एसिडिटी था पहले, एसिडिक था पहले, अब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो एनाइन एक्सचेंज रीजन्स इनको सिंथेसाइज हम करते हैं बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ और अमाइनेशन ऑफ स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर्स। ये जो आपने पीछे एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर देखा था इसको हम जो है वो इस बड़े सारे स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोक्सिलेशन या अमाइनेशन करवाते हैं, यानी कि कोई ना कोई बेस ऐड कराते हैं। जैसे हमने पढ़ी थी NH2 वाली या OH नेगेटिव वाली, उनमें से कोई भी बेस हम ऐड कराते हैं स्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर्स में और उससे हम बनाते हैं एनाइन एक्सचेंज रिजन्स। तो एनाइन एक्सचेंज रिजन्स का अगर हम लोग प्रोसेस देखें तो वो किस तरह से होता है, यानी उसकी केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी। तो यहाँ पर हमने 2R OH नेगेटिव, अब वहाँ पर H पॉजिटिव था, यहाँ पर OH नेगेटिव हम लोगों ने लिखा। OH नेगेटिव ने क्या किया कि इसके साथ जो है वो एक्सचेंज हो गया, SO2 नेगेटिव 4 यहाँ पर आ गया तो ये बन गया R2SO4 और ये 2OH नेगेटिव जो है ये वाटर में ऐड हो गया। अब अगर आप लोग देखें कि वहाँ पर H पॉजिटिव वाटर में ऐड हुआ था तो वो वाला H पॉजिटिव और ये वाला OH नेगेटिव मिलके वाटर भी बना सकते हैं। तो यानी वाटर को इससे कोई खतरा नहीं होगा, हमने इम्प्योरिटी रिमूव करा दी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिंपल प्रोसेस यही था। उसके बाद अगर हम बात करें द अल्टीमेट रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन पासिंग द वाटर सैंपल थ्रू द केटाइन एंड एनाइन एक्सचेंजर सिस्टम इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दैट विल फॉर्म वाटर। ठीक है, तो उन्होंने भी यही बात कर दी कि मतलब जब वहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हुए और यहाँ से OH नेगेटिव रिमूव हुए तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके बना देगा वाटर। और ये इसका एक पूरा जो आप लोग देख सकते हैं इंटरनल कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशनर का पूरा ये वो था कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये जो है ये केटाइन एक्सचेंजर है, ये जो है ये एनाइन एक्सचेंजर है। यहाँ पर हमने एक लेयर लगा दी, जिस तरह हमने वहाँ पर सोडियम जोलाइट का बेड लगाया था, यहाँ पर हम लोगों ने एक लेयर लगा दी केटाइन एक्सचेंजर की और इसके अंदर लगा दी एनाइन एक्सचेंजर की। बाकी पूरा का पूरा सारा सैंपल वही है। वाटर इनलेट से हमने वाटर को जो है वो अंदर भेजा, ये था वाटर इनलेट, यहाँ से हमने वाटर को अंदर भेजा। वाटर जब आके इसके ऊपर गिरा तो क्या हुआ कि यहाँ से केटाइन एक्सचेंज हुआ और वाटर जब एनाइन एक्सचेंजर के ऊपर गिरेगा तो यहाँ पे एनाइन एक्सचेंज हो जाएंगे और वाटर जो है वो यहाँ से निकल आएगा। ये यहाँ से सॉफ्ट वाटर जो है वो गुजर रहा है, यानी कि जो वाटर ट्रीट हो चुका है वो यहाँ से गुजर के इसमें हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशनिंग का मेथड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल कंडीशनिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। होप्स आपको ये समझ आई होगी। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू।